ज्योतिष एक तरह से पूरे विश्व की स्थिति क्या है ग्रहों के हिसाब से बताता है। अगर विश्व के स्तर से देखें, चाहे डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पे जो किया हो, चाहे ईरान में भी जो हो रहा हो, तो राहु जो ये खेल खेल रहा है उसको समझने वाला केवल एक ग्रह है, वह बुध है। जैसे अभी हमने वैश्विक स्तर पर देखा और बहुत पहले से देख रहे हैं, ये एक ऐसे मोड़ पर ले जाकर बुध इसको समाप्त करेगा जो देखने योग्य होगा। ज्योतिष है क्या, काम कैसे करता है, इसके पीछे की साइंस है। बुध को इस वर्ष खेलना है क्योंकि बुध बोलने वाला ग्रह है, तो कईयों के पर्दे भी खुलेंगे। तो जितने भी देश हैं वो सभी एक दूसरे पर दबाव बना रहे हैं। चीन ने कह दिया कि तो हम ताइवान पर भी ऐसा ही कर सकते हैं, ये क्या है। और अभी कुछ दिन पहले किसी ने कहा कि भारत को भी बांग्लादेश में ऐसा करना चाहिए। तो एक बड़ा ट्रेंड हो रहा है 2025 2, 2, 4 और 5, 9 और 2026 2, 2, 4 और 6, 10 तो हो गया एक। तो ये रीसेट का साल है। क्या सच में न्यूमरोलॉजी ऐसे काम करती है? जिन लोगों से एक अंक का रिलेशन होगा उनके जीवन में कुछ रिस्टार्ट करने की स्थिति बन रही होगी। जो कुछ एनिमी में खड़े होंगे, शत्रु में खड़े होंगे, वो जो स्टार्ट किए होंगे उनके में बाधा भी खड़ी हो जाएगी। यूथ है, उसको बहुत कुछ करने की संभावना है। जब दुनिया में इतना सब कुछ बदल रहा होगा, जब इतना क्योस होगा, ऐसे में भारत जो आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए साल कैसा? तो वो सामंजस्य देखने को मिलेगा। एक ऐसी परिस्थिति पूरे भारत देश में निर्मित होगी, चाहे शासकों के बीच में हो, चाहे अधिकारियों के बीच में हो, चाहे कर्मचारियों के बीच में हो या सामान्य जनता के बीच में हो, सबके अंदर एक प्रेरणा जगेगी कि हमें कुछ करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले चुनावों में भाजपा पूरी बहुमत नहीं ला पाई। अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे बात नहीं कर रहे। मोदी जी की सोशल मीडिया में बहुत अच्छी तस्वीर वायरल हुआ करती है, अक्सर देखें, जिसमें चश्मा ऐसा आधा खोल करके, मतलब आधा गिरा करके आंखों में पहने हुए हैं। वो आपदा में भी अवसर ढूंढता है। जो बांग्लादेश में हो रहा है, मोदी जी तो खुल करके अभी नहीं बोले। या पाकिस्तान हम पर हमला करता था या हमारे साथ धोखा करता था तो दूसरे देश हस्तक्षेप करते थे कि नहीं आप जवाब मत दो, मोदी जी तब भी नहीं बोले। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर ग्रहों का खेल देखें तो अभी निकट में कोई परिवर्तन तुरंत में नहीं होने वाला है। हाँ, विचारधारा में संशोधन होगा, कार्य करने के तरीके में संशोधन होगा, परंतु सत्ता इतना जल्दी परिवर्तित नहीं होने वाली है। ज्योतिष का जो सिलेबस है वो कितना वास्ट है, कितना बड़ा है, एक समझ के हिसाब। तो हस्तरेखा में भी वही अलग अलग चीजें, फिर मस्तिष्क की रेखाओं के द्वारा भविष्यवाणी करना, फिर अंगूठे के द्वारा भविष्यवाणी करना और एक पैरों की रेखाओं के द्वारा भविष्यवाणी करना। व्यक्ति की लिखावट, व्यक्ति के उठने बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, कई ऐसे ज्योतिषी मिल जाएंगे जो बोलने से ग्रह पकड़ लेते हैं, अच्छा आपका ग्रह ऐसा चल रहा है। तो यानी लगभग 18 से अधिक मेथड हैं। दुनिया लगातार बदल रही है और बदलती दुनिया के साथ हाल ही में कुछ बदला है, तो वो है साल का कैलेंडर। अभी अभी साल 2026 शुरू हुआ है और सबके मन में एक सवाल है कि आखिर ये साल कैसा बीतेगा। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आज डॉक्टर भूपेंद्र पांडे जी हैं। आप ज्योतिषाचार्य हैं, न्यूमरोलॉजी इस पर भी आपका अच्छा अध्ययन है। आप अभी केंद्रीय संस्कृत विद्यालय के ज्योतिष विभाग में हैं। लगभग 10 साल से आप पढ़ा रहे हैं। इस दौरान 400 से ज्यादा छात्र आपसे ज्योतिष सीखकर ज्योतिष के अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया भर में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही आपने ज्योतिष विश्वकोश नाम के एक ऐप को डेवलप किया है जिसमें लोग ज्योतिष सीख सकते हैं। जो लोग ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको यहाँ से अलग अलग एसेट्स मिल सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप भी अपने जीवन के बारे में, रोजमर्रा की दिनचर्या के बारे में ज्योतिष से जुड़ी चीजें जानना चाहते हैं तो आप इस ऐप पर जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही संस्कृत सीखने के लिए आप वदन संस्कृतम एक ऐप चलाते हैं, इसमें लोग संस्कृत बोलना सीख सकते हैं। इसमें भगवत गीता को भी जोड़ा गया है और आप एक पांचांग का पब्लिकेशन भी पिछले 9 सालों से कर रहे हैं जिसका नाम श्री अवध नरेश पांचांग है। ज्योतिष ऐसा क्षेत्र है जिसमें जानने को बहुत कुछ है। लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन आपने ज्योतिष को क्षेत्र को चुना। तो आखिर आप ज्योतिष के क्षेत्र में आए कैसे और ज्योतिष है क्या, काम कैसे करता है, इसके पीछे की साइंस है क्या? आपके द्वारा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को मैं अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यदि इस प्रश्न के पीछे जाएं तो जो मैं कभी आकलन करता हूं कि मेरा रुझान या मेरी जिज्ञासा ज्योतिष के प्रति कैसे बनी, तो जो उसका प्राथमिक कारण है वह पारिवारिक संस्कार है या पारिवारिक पृष्ठभूमि है। पिताजी ज्योतिष के, संस्कृत के, वैदिक परंपरा के बहुत अच्छे विद्वान थे और हम लोग 4 भाई हैं। तो जब कभी पिता अपनी विरासत की चर्चा अपने संतान के सामने करता है तो अक्सर बताता है कि हम लोग कैसे हैं, किस परंपरा के हैं,
तो जो हमें थाती मिली वो ये बताया करते थे संपत्ति के रूप में कि हमारे पास 9 पीढ़ी की संपत्ति है संस्कृत जगत की। यानी वे 9वीं पीढ़ी के थे और मैं 10वीं पीढ़ी का हूं। तो एक कहिए चाहे विचार के रूप में या रक्त के रूप में या संस्कार के रूप में संस्कृति, हमारी जो भारतीय परंपरा या ज्योतिष, वह सतत संस्कार में बाल्यकाल से ही मिलती रही। और उनके आशीर्वाद से ही, पिताजी के आशीर्वाद से ही एक अच्छी चीज यह हुई कि हमारी स्वाभाविक उधर रुचि बन गई सीखने के लिए, जिज्ञासा के लिए। और उसके जो बेसिक कारण थे वो ये थे कि जैसे एक सामान्य व्यक्ति होता है, ज्योतिष पर उसकी रुचि या विश्वास नहीं होता, कई बार ऐसा कैसे हो सकता है, तो यही मैं भी माना करता था। पर जब पिताजी के पास लोग आते थे पूछने के लिए, तो ज्योतिषी अक्सर एक पंचांग का प्रयोग करते हैं जिसके आधार पर वो ग्रहों की गणना करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। हाँ ठीक है। तो गांवों में कुंडली बनाने की परंपरा उतनी ज्यादा नहीं थी, या कुंडली लेकर के लोग नहीं चलते हैं। तो कोई भी अपना प्रश्न पूछने आता, मेरी शादी कब होगी, नौकरी कब होगी, मेरे विवाद का खात्मा कब होगा, तो वो पंचांग लाने का काम मेरा रहता था। बैग से पंचांग लाकर मैं दिया करता था, केवल इसलिए कि कम से कम जानूं तो ये बताएंगे कैसे, होगा क्या। तो मैं पीछे खड़ा रहता था। वो चक्र था जिसे आजकल अब मैं समझने लगा हूं, पूरी तरह तो नहीं समझता, विद्यार्थी ही मानता हूं, परंतु उस समय तो समझ में नहीं आता था। कुछ नंबर, कुछ ग्रहों के नाम, तो ऐसे ही उंगली रखते और बताते ऐसा ऐसा होने वाला है, वो सुन के चला जाता। अब तो पिताजी बता के चले गए, परंतु मैं पीछे पड़ा रहता उस व्यक्ति के, पूछता रहता क्या हुआ। जो भी व्यक्ति होता उससे पूछता रहता था। बाद में जब वो बताता कि हाँ जैसा बताया था वैसा हुआ, उन घटनाओं ने मेरा विश्वास स्वाभाविक रूप से उधर मोड़ना चालू कर दिया कि कोई तो ऐसी ये चमत्कारिक विद्या है या भारतीय परंपरा की एक अमूल्य निधि है जिसको अवश्य जानना चाहिए। तो इन घटनाओं ने कहिए कि ज्योतिष के प्रति मुझे प्रेरित किया। और जब इसका अध्ययन करना चालू किए तो मालूम चला कि एक बहुत छोटी सी विद्या, मतलब ये बहुत छोटा सा प्रयोग है जो हम अपने करियर के लिए, शादी के लिए, परिवार के लिए पूछते हैं। यानी ज्योतिष के समुद्र में एक छोटा सा ये एरिया है, छोटा सा क्षेत्र है। यानी चाहे व्यक्ति का चिंतन हो, चाहे समाज का चिंतन हो या विश्व का चिंतन हो, सब कुछ ज्योतिष में अलग अलग भाग में किया गया है। हम भास्कराचार्य का नाम, आर्यभट्ट जी का नाम सुनते हैं, वो भी एक ज्योतिष के विधा से थे। वो कौन सी विधा थी? खगोलीय गणना। यानी जब हम कुंडली के द्वारा या न्यूमरोलॉजी के द्वारा या पामिस्ट्री के द्वारा, किसी भी चीज के द्वारा जब कोई चीज प्रिडिक्ट करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होना संभावित है, इन सब के पीछे एक ग्रहों की गणना है। हम जानते हैं कि हमारे आकाश में ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में भ्रमण कर रहे हैं। तो जब विज्ञान या कोई देश वहां सोच भी नहीं पाया, तब हमारे पूर्वज यह बताए अमुक समय ग्रहण होगा, अमुक ग्रह अमुक राशि में है। यानी तथाकथित जो यंत्र आज हम देखते हैं, उन यंत्रों के ना होने के बावजूद भी वे अपने यंत्र बना करके और दिन प्रतिदिन अपनी आंखों से ग्रहों की स्थिति को देख करके वो समझने लगे। तो आप ये सोचिए कि ज्योतिष का वह भी एक क्षेत्र है जिसको लोग नहीं जानते, उनको केवल गणित का क्षेत्र मानते हैं, वह खगोलीय ज्योतिष कहलाती है। तो चाहे गणना का क्षेत्र हो या व्यक्ति का प्रभाव या सामाजिक प्रभाव हो, इन सब में ज्योतिष का कार्य चलता है। ज्योतिष एक तरह से पूरे विश्व की स्थिति क्या है ग्रहों के हिसाब से बताता है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि साल बदला है 2026, और 2026 की बड़ी क्योटिक शुरुआत हुई। अगर विश्व के स्तर से देखें, चाहे डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पे जो किया हो, चाहे ईरान में भी जो हो रहा हो, चाहे बांग्लादेश की जो स्थिति बनी हुई है, चाहे यूरोपीय देश जिस तरह से खुद को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं, जापान अपनी सेना फिर से बनाने की बात कर रहा है, 2026 ज्योतिष के हिसाब से कैसा होने वाला है? बहुत बढ़िया है। और हमें लगता है कि शुरुआत होने के 2-3 महीना पहले से ये प्रश्न बार बार आने लगा था और 2-3 महीना तक रहेगा। अच्छा ये लगता है कि कम से कम लोग देश के बारे में, समाज के बारे में या विश्व के बारे में सोच तो रहे हैं, ज्योतिष के नजरिए ही सही, पर सोच रहे हैं। यदि हम भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर देखें तो हमारा जो वर्ष है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को बदलता है। तो जो परिवर्तन होगा वो उस दिन से मान्य होगा। तो क्या 2026 1 जनवरी किसी भी रूप में विचारणीय नहीं है? ऐसा नहीं है।
हमारे यहाँ कई प्रकार के वर्षों की गणना है। कई लोग विवाद करते हैं हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। यदि हम जिसको आत्मसात कर लिए हैं या प्रतिदिन व्यवहार में ला रहे हैं तो वो भी हमसे अलग नहीं हुआ। यदि हम पुराने समय में धोती कुर्ता पहनते थे, अब जींस टी शर्ट पहनते हैं, तो उसके प्रभाव से हम नहीं बच सकते। भले हम कहें हमारा नहीं है, क्यों नहीं है? जब हम उसको अपनाए हैं तो हमारा ही है। ठीक उसी प्रकार यदि हम उस संस्कृति से जुड़े हैं और विश्व से जुड़े हैं तो 1 जनवरी 2026 भी हमारा ही है। तो उसके आधार पर यदि देखा जाए तो ये जो वर्ष है बहुत इंटरेस्टिंग है कई मामलों में। यानी कहूं कि हर वर्ग के लिए एक जिज्ञासा भी है, चुनौती भी है और एक अंदर से आंदोलन भी है। पहले मैंने जिज्ञासा शब्द का प्रयोग किया है। बुध के समय में इस वर्ष का प्रवेश हो रहा है, यानी 31 जनवरी 2025 का जैसे ही समापन हो रहा है। जब डेट की गणना तो रात को 12 बजे से होती है, हमारे यहाँ गणना तो सूर्योदय से है, पर चूंकि जो मेथड हम यूज कर रहे हैं उसको उसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो बुध का प्रभाव सबसे ज्यादा है। बुध जो कुंडली का ग्रह है या ज्योतिष में जो बुध ग्रह है सबसे ज्यादा विचारणीय ग्रह है और इसके बारे में कोई निश्चित तथ्य आज तक नहीं बना। कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें इसी से जोड़ता हूं। अक्सर हम शनि की, राहु की, केतु की चर्चा करते हैं। राहु खराब है, राहु बहुत खतरनाक ग्रह है, समझ में नहीं आता, हर व्यक्ति राहु से परेशान है। या जितनी आज की चीजें हैं कलयुग की, वर्तमान परिदृश्य की, चाहे वो मीडिया हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, कोई भी चीज हो, वो सभी राहु से जुड़ी हुई है। उस राहु को, जिस राहु को कोई नहीं समझता, उसको समझने वाला बुध है। हम बुध की चर्चा कर रहे थे कि बुध का मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ये समझिए कि जिस पर शनि राहु का अधिकार है, यानी कहा जाता है कलयुग में शनि राहु का समय है। और जितनी चीजें आधुनिक मशीनरी दिख रही हैं, इनमें जो अनंत संभावना है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो कुछ भी हो सकता है और कुछ भी हो जाता है अचानक, इन सब के पीछे राहु की भूमिका है, जिसको कोई नहीं जानता है। जो हम कहते हैं कि ये बताया नहीं जा सकता है। कौन जानता था कि ट्रंप ये करने वाले हैं? बिल्कुल। कौन जानता था कि मोदी जी 370 हटाने की भूमिका पर कार्य कर रहे हैं? या कौन जानता था कि भारत इतना तेजी से अपने लिए एक विश्व गुरु की उपाधि पर अपने आप को खड़ा करने जा रहा है? तो ये जो अचानक हुआ, ये हमें देखने में तो अचानक है, पर इसके पीछे न जाने कितने दिनों की मेहनत होगी, परंतु वो किसी को समझ में नहीं आता। तो राहु जो ये खेल खेल रहा है, उसको समझने वाला केवल एक ग्रह है, वह बुध है। तो बुध कैसा ग्रह है, ये छोटी सी भूमिका बताई है मैंने कि बुध का कितना बड़ा प्रभाव है। तो आप ये समझिए कि जिसको वो समझता है, या यह कहें कि जिसके द्वारा वो काम करवाता है, वो राहु है। तो अब आप ये समझिए कि जब कोई चीज बताई नहीं जा सकती है और संभावना लगातार बनी है कि हाँ हो सकता है, उसका जो क्रिएटर है, हाँ, उसका जो ऑपरेशन, वो क्या? तो वो व्यक्ति की जिज्ञासा बनी रहती है बार बार, कुछ तो होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, या किसान जो खेती कर रहा है वो व्यक्ति हो, यानी हर क्षेत्र का जो व्यक्ति है उसको जिज्ञासा होगी कि मेरे लिए क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। यानी वह शांत नहीं बैठ सकता, यह नहीं कह सकता वैसा ही है जैसा पहले था, वो यह नहीं कह सकता। इस ग्रह ने वो भूमिका अदा कर दी। यानी व्यक्ति कहेगा हाँ कुछ तो हो सकता है, संभावना है। एक जो जिज्ञासा की मैंने बात की, दूसरी चीज जो संभावनाओं की मैंने बात की, यह मुख्यतः व्यापारी ग्रह है बुध। यदि हम इसके पूरे चरित्र में एक चरित्र डिसाइड करें, यानी बहुत सारी चीजें हैं, यदि हम इसको फाइनेंशियल दृष्टि से देखें, एक व्यापारी ग्रह है। यह गिव एंड टेक की पॉलिसी पर चलता है। तो भारत या विश्व में बहुत सारी चीजें समझौते पर होंगी। हमें लगेगा ये हो सकता है, वो किसी एक स्तर पर जाकर रुक जाएंगे। जैसे अभी हमने वैश्विक स्तर पर देखा और बहुत पहले से देख रहे हैं कि संभावना हो रही है कि ये देश आपस में लड़ सकते हैं, या यहाँ ये विवाद हो सकता है, तनाव हो सकता है, चाहे सीमा क्षेत्र का हो, चाहे किसी विषय बिंदु विशेष का हो। वो किसी एक बिंदु पर ले जा करके दोनों को नहीं मालूम होगा, दोनों लड़ने वालों को, कि हाँ हम लड़ेंगे। जैसे हम ट्रंप और जो अभी जो तात्कालिक देश के साथ घटना है, ये रात में ही राष्ट्रपति को उठा लिया, हमें लग रहा है कि क्या नाम से कि वहाँ बहुत बड़ा कुछ हो सकता है।
ये एक ऐसे मोड़ पर ले जाकर बुध इसको समाप्त करेगा जो देखने योग्य होगा। समझौता होगा, किसी को कुछ नहीं होगा, वहां समझौता होगा, क्योंकि व्यापारी ग्रह है। दोनों तरफ को लगेगा कि कुछ भी हो सकता है। जहां घटना घटी उसे भी लगेगा कि पता नहीं क्या हो जाए, और जो घटना कर रहा है उसको भी लगेगा पता नहीं मैं क्या कर सकता हूं, होगा कुछ नहीं। तो ये एक व्यापारी ग्रह है। तो कहने का भाव यह है कि ये लेन देन पर जाकर के रुकेगा। हाँ, हमारा ये कर दो तो हम तुम्हारा ये कर देंगे। तो जितने भी देश हैं वो सभी एक महत्वाकांक्षा को लेकर के बढ़ रहे हैं, एक दूसरे पर दबाव बना रहे हैं। मैं भी चाहता हूं। तो जैसे कई बार सुनने को मिलता है कि वहां रूस और चीन की भी नजर थी। हाँ, तो वो भी वहां से कुछ चाह रहे थे। और अब जैसे कभी लेटेस्ट न्यूज सुने तो चीन ने कह दिया कि तो हम ताइवान पर भी ऐसा ही कर सकते हैं। ये क्या है? गिव एंड टेक की पॉलिसी। और अभी कुछ दिन पहले किसी ने कहा कि भारत को भी बांग्लादेश में ऐसा करना चाहिए। ये क्या है? यानी एक स्थिति में जो पूरे विश्व बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं या मौन है या अपना समर्थन असमर्थन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, वो सभी अपने लिए संभावना देख रहे हैं कि मैं भी कर सकता हूं। नियम तो सेट हो गया, नियम सेट हो गया है। तो ये गिव एंड टेक की पॉलिसी सबके साथ होगी। हमारा ये हो जाए, तुम्हारा ये हो जाए। तो सभी अपना अपना कुछ ना कुछ मापदंड बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप यहां भी सोचिए कि कितनी ज्यादा जिज्ञासा होगी लोगों की और कितनी ज्यादा संभावनाएं या अस्थिरता की भी स्थिति है, यदि उसको नकारात्मक देखें कि कुछ भी हो सकता है। परंतु यदि व्यापार की दृष्टि से देखा जाए या जो लोग कुछ काम करना चाहते हैं उनको देखा जाए तो उनके लिए भी अनंत संभावना है। क्योंकि इन्हीं बदलते परिदृश्य में तो बहुत कुछ निर्माण होता है। नए अवसर भी तभी बनते हैं जब कुछ परिवर्तन होता है। तो आप ये देखिए, जब नया कुछ हो रहा होता है उस समय नए लोगों को जल्दी ही कुछ ना कुछ अवसर मिल जाता है। तो इसलिए उनके लिए भी बहुत कुछ है। तो एक वर्ग हुआ। अब दूसरी दृष्टि से देखें, युवाओं के लिए बुध युवा है, अवस्था में बुध युवा है। और भारत की दृष्टि से देखें तो भारत का नेतृत्व ही यूथ करते हैं। और हमारे मोदी जी अभी बहुत सारे निर्णयों में दिखाया उन्होंने कि हम नई जनरेशन को आगे लाना चाहते हैं, जिनके अंदर नई सोच हो, नई ऊर्जा हो, नया अनुभव हो, पुरानों का संरक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त हो और ऊर्जा शक्ति नई हो। तो यह देखा जाए, यह भी बुध का एक प्रभाव कि जो यूथ है उसको बहुत कुछ करने की संभावना है, जिसमें आपकी मीडिया का, शैक्षणिक जगत का और क्या नाम से बैंकिंग क्षेत्र का और फिनेंशियल जो एरिया है इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। हम अभी नई शिक्षा नीति लाए हैं। नई शिक्षा नीति भी आप सोचिए, जब कुछ होने वाला होता है उसका परिदृश्य बहुत पहले से लिखा या गढ़ा जाता है। बुध को इस वर्ष खेलना है, उसमें नई शिक्षा नीति का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि बुध बोलने वाला ग्रह है, वो एक्सप्लेन करेगा, चीजों के रहस्यों को सामने लाएगा। ये ऐसा है तो कईयों के पर्दे भी खुलेंगे, हमारे मिथक भी टूटेंगे। हमें लगता है ये ऐसा है और निकलेगा कुछ और। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी संभावनाएं हैं और बहुत कुछ देखने को मिलेगा और मजा आएगा। जब दुनिया में इतना सब कुछ बदल रहा होगा, जब इतना क्योस होगा, ऐसे में भारत जो आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए साल कैसा? भारत के जो बेसिक क्वालिटी है या ये कहें मजबूती है, वो ये है कि कोई भी देश या भूमि भारत जैसे संघर्ष को लड़ना या संघर्ष में रहना नहीं जानती। हर विश्व या तो लड़े और जो नहीं लड़ पाए वो नष्ट हो गए। हम लड़े भी नहीं और नष्ट भी हो गए, नष्ट भी नहीं हुए। ये हमारी सबसे बड़ी एक विशेषता है। हम लड़े भी नहीं, मतलब हमारे यहां लगातार इतिहास में आक्रमण देखने को मिलेगा। हमारी संस्कृति कई बार, अभी लगता है कि सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये क्षण हमारे पूर्वजों ने, हमारे इतिहास ने ना जाने कितनी बार देखा है। हर 10 वर्ष में ये परिवर्तन देखते रहता है। तो इतनी बार हमलों के बाद या इतने संस्कृतियों के प्रभाव के बाद भी हम अपनी संस्कृति को लेकर के, अपनी सोच को लेकर के खड़े हैं। और न केवल खड़े हैं बल्कि विश्व में अपना ध्वज भी लहरा रहे हैं। तो यदि मैं कहूं कि और हम किसी पर आक्रमण करने भी कभी नहीं गए, इसलिए मैं कहा कि हम कभी लड़े नहीं, किसी देश पर हम आक्रमण करने नहीं गए। यानी हमारे अंदर एक जो वसुधैव कुटुंबकम की बात थी वो इसलिए चरितार्थ होती, इसलिए नहीं कि हम केवल ये कहते आए, नहीं किया। विदेशियों ने
या आक्रमणकारियों ने, किसी देश विशेष ने, किसी संस्कृति विशेष ने, किसी संप्रदाय विशेष ने हमारे ऊपर हमला किया, हमने उसका प्रतिकार किया, पुरजोर के साथ प्रतिकार किया, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए लड़े, उसको यहां से भगाया या भगाने का प्रयास किया, परंतु उसको लेकर के उसके परिवार में, उसके देश में, उसके क्षेत्र में जाकर के हमने प्रतिकार या हमला नहीं किया। ये हमारी विशेषता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत जैसी कोई भूमि नहीं है जो संघर्ष में से लड़ना जानती हो इतना अच्छा। तो इसलिए इन सभी वैश्विक परिवर्तन के समय में भारत की जो एक सबसे बड़ी चीज होगी वो यह है कि इन संघर्ष के क्षणों में भी वह बड़ी मजबूती के साथ खड़ी है। ये हमारी भारत भूमि, यह हमारी भारतीय परंपरा। क्योंकि यदि हम 2026 का ही केवल कैलकुलेट करें, केवल इसी वर्ष को समझने का प्रयास करें, जैसे मैंने कहा बुध नेतृत्व कर रहा है, तो बुध के साथ जो समीकरण बने हैं वो 2-3 ग्रहों के बड़े प्यारे समीकरण हैं। एक समीकरण गुरु के साथ बना है उसका, और एक समीकरण उसका शनि के साथ बना है। यानी ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ चलने वाले हैं। मोदी जी जिसके लिए जाने जाते हैं, शायद वह वर्ष इस वर्ष बहुत देखने को, मतलब वह सोच इस वर्ष बहुत देखने को मिलेगी। मतलब वो जितना परंपराओं में, संस्कृति में विश्वास करते हैं, उतना ही कर्म पर भी विश्वास रखते हैं। कर्म से भागने वाले नहीं। तो जो संस्कृतिवादी है वो उनको मानेंगे कि नहीं, संस्कृति के ये पुरोधा है, और जो कर्मवादी वो कहेंगे बड़े कर्मवादी हैं ये। यानी दोनों के लिए वो एक मिसाल होता है। तो वो सामंजस्य देखने को मिलेगा। एक ऐसी परिस्थिति पूरे भारत देश में निर्मित होगी, चाहे शासकों के बीच में हो, चाहे अधिकारियों के बीच में हो, चाहे कर्मचारियों के बीच में हो, या सामान्य जनता के बीच में हो, सबके अंदर एक प्रेरणा जगेगी कि हमें कुछ करना चाहिए, जो एक बहुत अच्छी चीज है। अब करना चाहिए तो सही काम करेंगे तो सफलता है, सही काम करेंगे तो देश या समाज का विकास है, गलत करेंगे तो निश्चित ही विनाश की तरफ जाएंगे। गुरु उसका बैलेंस बनाएगा। शनि जो कर्म की तरफ प्रेरित करेगा, न्याय की तरफ प्रेरित करेगा, अपने लिए खड़े होने के लिए प्रेरित करेगा, गुरु वहां प्रेरित करेगा नहीं क्या करना है, इस समय क्या करना है। ये एक बहुत प्यारी भूमिका है ग्रहों की। तो कहने का भाव ये है, हमारे भारत का जो 2026 हमारे भारत को जो 2026 देखने को मिलेगा वो कर्म के लिए और ज्ञान के लिए दोनों को एक बराबरी में सामंजस्य लेकर के चलने वाला है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित होगा। देश की बात कर रहे हैं तो देश के नेता के बारे में भी बात कर लीजिए। जरूर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत से लोग कह रहे हैं कि अभी वो अपने वीकेस्ट स्टेट में हैं। पिछले चुनावों में भाजपा पूरी बहुमत नहीं ला पाई। अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे बात नहीं कर रहे हैं। लगातार जो पड़ोसी देश है भारत के, भारत से दूर, पाकिस्तान पहले से था ही, धीरे धीरे बांग्लादेश दूर हो गया, भूटान के साथ, चीन के साथ लगातार तनातनी बनी। इन सब के बीच में ये साल नरेंद्र मोदी जी के कैसा जाने वाला। एक मोदी जी की सोशल मीडिया में बहुत अच्छी तस्वीर वायरल हुआ करती है, अक्सर देखें, जिसमें चश्मा ऐसा आधा खोल करके, मतलब आधा गिरा करके आंखों में पहने हुए हैं, जो दृष्टिकोण ये दिखाता है कि हम बहुत कुछ देख रहे हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं, चिंता ना करो। वास्तविकता में जो मोदी जी के ग्रह है या उनका जो कूटनीतिक सफर है, चिंतन है, वो किसी के समझ में नहीं आता है। जो आपने एक वीक वर्ड यूज किया, जब जब वो किसी चीज में उलझे हैं उसी समय उन्होंने निर्माण किया है। एक अक्सर वो शब्द बहुत प्रयोग करते हैं, और कोरोना के समय मैंने उसको बहुत सुना है कि अवसर देखिए, आपदा में अवसर देखिए। यानी व्यक्ति का चिंतन क्या है, वो आपदा में भी अवसर ढूंढता है। तो जो विनाश में भी विकास ढूंढ रहा हो, जो नष्ट में निर्माण ढूंढ रहा हो, उसको हम कैसे कह सकते हैं कि वो अपने वीक पॉइंट पर है। या ये समझिए कि हर जगह सबके पर्दों को उसने खोल दिया है। जो तथाकथित देश हमारे मित्र थे, या केवल बाहरी मित्रता दिखा रहे थे, या उनकी जो कमजोरियां हैं, मोदी जी के नेतृत्व ने वहां ऐसा स्वरूप दिखा दिया है कि सब जगह छट करके आ रहा है। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, मोदी जी तो खुल करके अभी नहीं बोले, और लोग कहते हैं यहाँ के भी कि भाई खुल करके क्यों नहीं बोलते, ये उनकी रणनीति होती है। वो दूसरे से बुलवाने पर ज्यादा पसंद करते हैं, तुम बोलो, यानी हम स्थिति बनाएंगे, अब तुम बोलो, स्थिति निर्माता हम होंगे। यानी आज विश्व कह रहा है कि नहीं, भारत को आगे होना चाहिए अपने लोगों को वहां बचाने के लिए। इससे अच्छा परिदृश्य और क्या हो सकता है।
इससे अच्छा परिदृश्य और क्या हो सकता है कि पाकिस्तान से जब हम लड़ने जाते थे या पाकिस्तान हम पर हमला करता था या हमारे साथ धोखा करता था, तो दूसरे देश हस्तक्षेप करते थे कि नहीं, आप जवाब मत दो, आपको जवाब देना अच्छा नहीं है। आज दूसरे देश पहले से कहते हैं नहीं, आप जवाब दो, हम आपके साथ खड़े हैं। मोदी जी तब भी नहीं बोले। ये अवसर है, उनके छुपे हुए जो इरादे हैं उनको सामने लाना और विश्व में अपनी पहचान बनाना कि हाँ, लोग अपने आप कहें कि देखिए, यदि चाहे तो डायरेक्ट बोल सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, तो फिर यही कहने को मिल जाएगा कि नहीं, बड़ी जल्दबाजी करते हैं, एक घटना को लेकर के इतना ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं। जो अच्छा शासक होता है बड़ी गंभीरता के साथ अपने पैर को रखता है, तो वो ऐसे शासक नहीं है कि जल्दबाजी में अपना पैर रखे। अभी तक कोई भी कदम उनका देखिए, कोई जल्दबाजी में नहीं, बहुत सोचा समझा। दुनिया देखी हमने, फिर भारत देखा, अब मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। यदि 2026 की दृष्टि से देखा जाए कि मध्य प्रदेश का शासन काल कैसा रहेगा या नेतृत्व की स्थिति क्या होगी, तो निश्चित ही वर्तमान का जो परिदृश्य है वो उथल पुथल दिखा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो दबाव अभी है, ये दबाव 2-4 महीना पहले भी बन चुका है, कोई अभी नहीं है, ये 2-4 महीना पहले भी बन चुका है और ये दबाव लंबे समय तक रहेगा। मैंने कहा कि बुध, गुरु और शनि, 3 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। 3 के कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, गुरु जिस वर्ग का नेतृत्व करता है वह यानी पढ़ा लिखा वर्ग, वह वर्ग शनि से नाराज होगा। इन दोनों की पटती नहीं है, तो पढ़ा लिखा वर्ग जो है वो शासन से नाराज होना चालू। जब शासन से नाराज होना चालू होगा तो शासन का विरोध करना चालू। परंतु मजेदार बात क्या है इस विषय, शनि गुरु के घर पर ही बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति पर ये जितना भी उथल पुथल हमें लगता है कि परिवर्तन हो जाएगा, सत्ता बदलेगी, शासन बदलेगा, कुछ भी नहीं होगा। यह परिवर्तन अपने आप शांत होकर, या जो परिवर्तन की लहर है ये अपने आप शांत होगी और एक, मैंने कहा ना, एक समझौते में जाकर के इसका पटकथा लिखी जाएगी, समापन किया जाएगा, समझौता चलेगा। ठीक है, आपको ये, आप भी शांत, अपना अपना काम करिए। क्योंकि हमें लगता है कि परिवर्तन हो जाएगा और ग्रहों का खेल देखें तो अभी निकट में कोई परिवर्तन तुरंत में नहीं होने वाला है। हाँ, विचारधारा में संशोधन होगा, कार्य करने के तरीके में संशोधन होगा, जो हमारा प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन, उसमें संशोधन होगा, परंतु सत्ता इतना जल्दी परिवर्तित नहीं होने वाली है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पे आते हैं, क्योंकि आजकल अभी जब आप बता रहे थे बुध गुरु ग्रहों की स्थिति के बारे में, तो मैं खुद को याद कर रहा था अपने 2-3 महीने पहले की स्थिति, कि कुंडली खोल के देखते हैं वे इस घर में एक ग्रह बैठा है, फिर जाके गूगल से दूसरे टैब में सर्च करते हैं क्या एक पॉपुलैरिटी ज्योतिष की पिछले दिनों में बढ़ी। बहुत से लोग हैं जो अब यूट्यूब पे 11 रुपए लेकर के आपको 3 घंटे में ज्योतिष सिखा दें, जो 59 रुपए के उसमें 1-1 घंटे की सप्ताह भर की क्लास में आपको एक्सपर्ट बना देंगे। इनके ऊपर आपका क्या नहीं, देखा जाए तो ये मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, ना कोई बुराई है, पर यह ज्ञान की दृष्टि से अच्छा नहीं है। ज्योतिष एक बहुत गंभीर और बहुत जिम्मेदारी वाला विषय है। हमें लगता है कि लोग मानते हैं या नहीं मानते, ये कहने की बात है, पर उसका प्रभाव पड़ता है। जो मान रहा होता है उसके जीवन में भी पड़ता है, जो नहीं मान रहा होता उसके जीवन में भी पड़ता है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब कोई भी चीज किसी भी व्यक्ति के जीवन में या समाज के जीवन में, जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले, कोई व्यक्ति पूछने आए कि मेरा करियर कैसे होगा, और उसको झूठे सपने दिखा दिए जाएं या उसकी कमी बता करके उसके इरादों को कमजोर कर दिया जाए, दोनों दृष्टिकोण में, यानी जब ज्योतिषी पूरी तरह से परिपक्व ना हो, विषय की गंभीरता ना समझता हो, तब वह यही करेगा, या तो दक्षिणा के प्रलोभन में उसको झूठे सपने दिखाएगा, और दक्षिणा ना मिलने के कारण या अपना लाभ ना देख पाने के कारण वह उसको गलत मार्गदर्शन देगा, नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी है या गुणवत्ता उसको कमजोर करेगा। दोनों परिस्थितियों में वो शास्त्र का भी अपमान करेगा और व्यक्ति के साथ भी धोखा देगा।
भाव कहने का यह है कि जो ज्योतिष का कार्य है वह यह है कि व्यक्ति को आईना दिखाना। जब हम आईना देखते हैं तो हमारी कमी और विशेषता दोनों हमें मालूम चलती है। कमी का काम है, कमी की तरफ हम सुधार करते हैं और विशेषता को और निखारते हैं। ये एक सामान्य सा उद्देश्य होता है। तो ज्योतिष भी वही करता है कि इस वर्ष में इस समय में अमुक ग्रह की दशा चल रही है, तो आपकी कमियां इस समय ये हैं। आप अपनी कमियों को सुधारिए, आप अपने व्यवहार को सुधारिए, क्योंकि ज्योतिष सबसे पहले व्यवहार में सुधार करवाता है। हमारा आचरण घर के प्रति कैसा हो, बड़ों के प्रति कैसा हो, पत्नी और पुत्र के प्रति कैसा हो, परिवार के प्रति कैसा हो, समाज के प्रति कैसा हो, देश के प्रति कैसा हो। क्योंकि जो ग्रह है वो जब पूरे भूमंडल को प्रभावित करते हैं तो परिवार, समाज, देश सब उसी से जुड़े हुए हैं। और जब हमारा ग्रह हमें व्यवहारिक संशोधन के लिए प्रेरित करता है, व्यवहारिक सुधार के लिए प्रेरित करता है, तो हमें सबसे पहले उसको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए कुछ दिनों का 11 दिन, 21 दिन या छोटे शॉर्ट टाइम का जो कोर्स बनाया जाता है, एक्चुअली ये मार्केटिंग है और कुछ नहीं है। वो कम समय में जो ज्योतिष थोड़ा सीखना चाहते हैं उनको लगता है कि हम थोड़ा सा टिप्स सीख जाएंगे वास्तु की, शॉर्टकट पैसा कमाने का, घर बैठकर पैसा कमाने का अच्छा धंधा है, और कुंडली देख लेंगे, बता देंगे, सही हुआ तो सही हुआ, नहीं हुआ तो कौन पूछने आ रहा, हमें तो दक्षिणा मिल ही गई है। एकदम मोदी जी उस पर भी व्यवस्था चालू कर दिए हैं। एक हमारे विश्वविद्यालय ने ये प्रारंभ करना चालू कर दिया है कि जब तक उसको मान्यता नहीं मिलेगी और प्रायोगिक रूप से उसका परीक्षण नहीं होगा तब तक उसको मान्य नहीं किया जाएगा। सर्टिफिकेशन मान्य नहीं किया जाएगा। तो भले चाहे मार्केट में उसका यूज करते रहे पर वो लीगली नहीं रहेगा। तो मोदी जी उस पर भी लगाम लगा रहे हैं। परंतु समाज के लोगों को जो सुन रहे हैं, यानी जो उसका प्रयोग कर रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं, उनको दोनों को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी शास्त्र हो, जब तक उसका सही प्रयोग, ज्ञान, फिर प्रयोग और फिर अनुभव। अच्छा, मैं जो हमें देख रहे हैं उनके समझ के लिए मैं एक प्रश्न छोटा सा इसमें, अगर एक व्यक्ति सच में, जैसे आप 10 साल से संस्कृत विश्वविद्यालय में ज्योतिष विभाग में पढ़ा रहे हैं, जी जी, फिर भी आप कह रहे हैं कि आप अभी विद्यार्थी हैं, जी जी, ज्योतिष का जो सिलेबस है वो कितना वास्ट है, कितना बड़ा है, एक समझ के हिसाब? ज्योतिष का सिलेबस, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये बहुत बड़ा समुद्र है। यानी मैं कहूं कि जैसे ज्योतिष जो समाज में लोग जानते हैं, जैसे कुंडली के द्वारा भी फलादेश किया जाता है, तो ज्योतिष का एक बहुत छोटा सा एरिया है। इसी कुंडली में भी कई एरिया है। कोई चीज हो रही है, मान लीजिए विवाह हो रहा है, विवाह का परिणाम क्या होगा, किसी ने प्रश्न नहीं किया। तो एक सामान्य व्यक्ति भी उसको देख सकता है। विवाह जिस समय हुआ उस समय की कुंडली बना करके, ग्रहों की स्थिति देख करके, यानी विवाह की कुंडली बना करके उसका फलादेश उसके पूरे संबंधों का कर सकता है। यानी जिस समय हमारे मुख्यमंत्री जी शपथ ले रहे हैं उस समय की कुंडली बना करके पूरे उनके कार्यकाल का भी निरीक्षण किया जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है। तो ये कितने भाग इसी पर हो गए, यानी कुंडली की कितनी शाखाएं होंगी और सबका अध्ययन अलग अलग होता है। अब आते हैं दूसरी तरफ, सामुद्रिक शास्त्र, जिसका एक छोटा सा भाग है हस्तरेखा, यानी सामुद्रिक एक शास्त्र है जो ज्योतिष का ही एक भाग है। उसमें एक हस्तरेखा है छोटा सा। तो हस्तरेखा में भी वही अलग अलग चीजें, फिर मस्तिष्क की रेखाओं के द्वारा भविष्यवाणी करना, फिर अंगूठे के द्वारा भविष्यवाणी करना, और एक पैरों की रेखाओं के द्वारा भविष्यवाणी करना। ये इसमें भी 4 हो गए। छोड़िए, अब अंग लक्षण पर आते हैं। अंग के शरीर की संरचना के आधार पर वो उसका प्रिडिक्ट करना। आजकल वो सिग्नेचर के द्वारा प्रिडिक्शन बहुत चलता है, ये भी ज्योतिष का अंग है। यानी व्यक्ति की लिखावट, व्यक्ति के उठने बैठने का तरीका, बोलने का तरीका। कई ऐसे ज्योतिष मिल जाएंगे जो बोलने से ग्रह पकड़ लेते हैं, अच्छा आपका ग्रह ऐसा चल रहा है। इतनी विधा। और आते हैं अंक ज्योतिष, फिर उसके बाद वास्तु, रमल ज्योतिष जो पासों के आधार पर बताती है। ऐसे ही अंक ज्योतिष के भी बहुत सारे हिस्से हैं। अंक ज्योतिष को जैसे हम 1 से 9 तक कर बांट के रखे हैं, इतने ही अंक ज्योतिष नहीं है। एक अंक ज्योतिष कैलकुलेशन में भी है। किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि कोई व्यक्ति घर से भाग गया है, कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति की नौकरी ढूंढ रहा है, वहां पर भी कुछ चीजों को जोड़ करके एक प्रॉपर मेथड है, यानी वहां अंकों का उपयोग करके प्रिडिक्शन किया जाता है। तो यानी लगभग 18 से अधिक मेथड है। केरलीय ज्योतिष एक अलग है, स्वप्न ज्योतिष अलग है, शकुन ज्योतिष अलग है, तिल विज्ञान अलग है। ऐसे करके यदि व्यक्ति की ही भविष्यवाणी की बात करें तो 18 से अधिक मेथड हैं। अब आप सोचिए, और जो ज्योतिष से आचार्य होता है वो किस पर होता है, किसी एक पर। तो आप समझ सकते हैं केवल व्यक्ति की भविष्यवाणी करने के लिए कितने सारे मेथड हैं, और उनको पढ़ने के लिए उसको 10 से 12 साल लगता है एक मेथड को पढ़ने में। तो हम समाज में आते हैं, वहां मेदिनी ज्योतिष है, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है, उसमें भी अलग अलग मेथड है, वो एक अलग ज्योतिष है। फिर उसको छोड़ें,
फिर एक अलग आते हैं जो खगोलीय विज्ञान है, जो ग्रहों की स्थितियों का अध्ययन करता है, जिसे हम गणित ज्योतिष कहते हैं। कब ग्रहण होगा, कब नहीं होगा, कब ग्रहों का युद्ध होगा, कब ग्रह अस्त होगा, कब उदित होगा, कब ग्रह दिखेगा, कब नहीं दिखेगा, कब वक्री होगा, कब मार्गी होगा, इसका एक अलग अध्ययन है। तो आप समझिए कि ज्योतिष कितना बड़ा है। आपका अध्ययन ज्योतिष मतलब एस्ट्रोलॉजी पे है, न्यूमरोलॉजी पे है, और ज्योतिष, सामुद्रिक, न्यूमरोलॉजी और वास्तु, इन 4 विषयों में सबसे अधिक अभ्यास है। आजकल एक बड़ा रील सेंड होता है, और रील्स में वो आता है कि 6 नंबर मतलब ये, 5 नंबर मतलब ये। तो एक बड़ा ट्रेंड हो रहा है 2025 2 2 4 और 5 9, और 2026 2 2 4 और 6 10 तो हो गया एक। तो ये रीसेट का साल है। क्या सच में न्यूमरोलॉजी ऐसे काम करती है? नहीं, ये एक बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है। जैसे मैंने कहा ना, अंक ज्योतिष का एक बहुत छोटा सा भाग है। जैसे मैं कहूँ, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल ही दूं, जैसे मैंने कहा कि बुध का प्रभाव सबसे अधिक है, तो क्या सारे ग्रह साइलेंट रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, केवल वही काम करेगा? तो ये एक सामान्य सा कथन है। ठीक उसी प्रकार ज्योतिष में जब हम 9 ग्रहों की बात करते हैं, तो जैसे आपने कहा एक सूर्य का सूचक है आधुनिक अंक ज्योतिष में, तो क्या केवल सूर्य ही नेतृत्व करेगा पूरे 2026? ऐसा नहीं है। तो होता क्या है अंक ज्योतिष में भी, ज्योतिष हो या अंक ज्योतिष हो, कोई भी ज्योतिष हो, प्रतिदिन के आधार से, यानी प्रतिदिन के अंक से 2026 का एक संबंध बनता है। हमने कहा कि जैसे रीसेट के लिए तो एक सामान्य कथन हो सकता है, कोई गलत नहीं है। सूर्य का है, 1 अंक का है, सृष्टि का पहला अंक है, शुरुआत करने के लिए, कुछ निर्माण करने के लिए है। और हम सकारात्मकवादी हमेशा निर्माण की बात करते हैं, आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं, अच्छी बात है। परंतु 1 अंक यदि निर्माण का है तो फिर सब लोग निर्माण की तरफ चलेंगे, सब लोग कुछ क्रिएट करने के लिए चलेंगे, सब लोग कुछ रिस्टार्ट कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। जिन लोगों से 1 अंक का रिलेशन होगा, उनके जीवन में कुछ रिस्टार्ट करने की स्थिति बन रही होगी। जो कुछ एनिमी में खड़े होंगे, शत्रु में खड़े होंगे, वो जो स्टार्ट किए होंगे उनके में बाधा भी खड़ी हो जाएगी। तो हम एक होल प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि 2026 सबके लिए ऐसा है। यदि हम 2026 की बात करें तो उसमें 2, फिर 0, फिर 2, फिर 6, यानी 4 अंक है, जिसमें 3 अंक है और 1 शून्य है। तो 2 चंद्रमा का अंक है, फिर 2 जो दूसरा है वो भी चंद्रमा का अंक है। कि सीरीज तो बहुत लंबी चल रही है, लगातार चल रही है 2000 शताब्दी में। फिर अब 1 अंक निकल करके आता है जो नया है पूरे 2026 में, वो है 6। तो हम इसको क्यों भूल गए? यदि हम 2 2 4 6 10 कर रहे हैं तो ये एक संयुक्तांक हुआ। तो अब हमें जब उसकी बारीकी से हम कैलकुलेशन करना चालू करेंगे तो 2026 में नया क्या है जो 2025 में नहीं था। 2025 में 2 था, 0 था, 2 था, यानी 2 2 4 तो था ही, 6 नहीं था उसके पास 5 था, इसके पास 6 है। तो 6 अंक शुक्र का है। तो शुक्र वस्तुतः हमें जो उसका स्वभाव है वह है कि किसी भी चीज को कुछ विशेष बना देना। घर बना, उसमें उसने इंटीरियर डिजाइनिंग कर दिया, इंटीरियर कुछ बदल दिया, लुक बदल दिया, ये शुक्र है। हम दाढ़ी रखे हैं, उसको उसने कुछ शेप दे दिया, ये शुक्र है। कपड़ा सबने पहना है, उसमें कुछ कलर कर दिया और कॉम्बिनेशन रख दिया, ये शुक्र है। हम बोल रहे हैं, बोलने का तरीका बदल दिया, हमने कुछ शेरो शायरी बोल दिया या कुछ पंच लाइन बोल दिया, ये शुक्र है। तो शुक्र का भी प्रभाव, यानी 6 नंबर का भी रोल इस पूरे साल सबसे अधिक रहेगा। तो 6 नंबर में सबसे ज्यादा कौन लोग हैं? मार्केटिंग के लोग, मीडिया के लोग, वे जो कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, और बॉलीवुड तो है ही, वो तो कहीं गया ही नहीं। तो इन सब लोगों का भी सबसे अधिक प्रभाव हमारे समाज पर देखने को मिलेगा। यानी जो लोग कुछ बनी हुई चीज पर कुछ और बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने घर और फिर इंटीरियर डिजाइनिंग का उदाहरण दिया, हाँ, कुछ ना कुछ। तो कहने का मतलब है 1 अंक तो है ही रीस्टार्ट करने का, पर केवल इतनी सी बात नहीं है। तो 6 अंक वाले भी उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। और हर व्यक्ति अपने ही काम को में कुछ जोड़ना चाहेगा, कुछ विशेष करना चाहेगा। तो सबसे ज्यादा प्रभाव इसका देखने को मिलेगा 6 अंक का इस पूरे वर्ष में। अच्छा, ये सब तो चर्चा हो गई। 3 उपक्रम आप कर रहे हैं अभी। ये नहीं, एक प्रश्न आपका उसमें बीच में रह गया था कि जो अंक रिपीट होते 6 6 7 7 8 8, आपने चर्चा की।
उसमें थोड़ा सा मैं एक जिज्ञासा छोड़ देता हूं। ये एक सामान्य सा चिंतन है। आप ये समझिए कि जहां हम कहते हैं कि 1 से 9 तक के सारे अंक एक एक ग्रह को बताते हैं। 1 सूर्य का हो गया, 2 चंद्रमा का हो गया, 3 गुरु का हो गया, 4 राहु का हो गया। वहां पर जब जैसे हम कहें कि आजकल चलता है कि 8-8 2 अंक नहीं होने चाहिए, तो 8 अंक का वस्तुतः स्वामी शनि है। अब 2 बार शनि लगातार रिपीट होगा किसी भी नंबर पर तो संघर्ष बढ़ाएगा। अच्छा, अब उसका कॉम्बिनेशन उसके अगल बगल वाले किस नंबर से बन रहा है? सपोज 4 से बन गया, 4 राहु है, 8 शनि है, तब कॉम्बिनेशन सोचिए क्या हो सकता है। जिसके बगल में राहु हो और जिसके बगल में शनि हो, वहां क्या हो सकता है, कितनी उथल पुथल हो सकती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो चिंतन केवल इतना सा है कि ग्रहों की युति देखी जाती है न्यूमरोलॉजी के थ्रू, यानी ग्रहों का कॉम्बिनेशन कैसे बैठा और वो किस व्यक्ति के लिए अच्छा हो सकता है। जैसे मान लेते हैं किसी का शनि पॉजिटिव है और उसका 8-8 का कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा है तो अच्छा है ना, बुरा कहां से है? जैसे कहते हैं एंजल्स नंबर, हाँ। 11 11:11 में। हाँ। तो मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, वो इस बात पे बहुत मानते हैं कि उनको अगर लगातार हर जगह पे, जैसे गाड़ी जा रही है, मेरी गाड़ी का नंबर देखा मैंने तो उसके पीछे 11 दिख गया, मैंने फोन अपना उठाया तो समय 11:11 जैसे मेरी नजर अपने आप उस पर जा रही है, तो ये नंबर्स हर जगह मुझे दिख रहे हैं। ये कुछ टाइम के लिए होता है, हाँ, हमेशा के लिए नहीं होता। इसका प्रभाव क्या? इस सब के साथ होता है। उस समय उस प्लैनेट का प्रभाव बार बार पड़ रहा है, वो एक इंडिकेशन है। जैसे ज्योतिष जो है प्रकाश का शास्त्र है, यानी जहां भी अंधकार है, जो भी हमें नहीं दिखता उसको समझने का, प्रकाश के द्वारा समझने का प्रयास है। भविष्य नहीं दिखता तो ग्रहों के प्रकाश के द्वारा हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कल क्या होगा नहीं मालूम, तो ग्रहों के द्वारा हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो अज्ञान है, जो भ्रम है, जो अंधकार है, उसको समझने का प्रयास है। तो ग्रह हमें किसी न किसी माध्यम से सूचित करते हैं, और किसके माध्यम से सूचित करते हैं? हम जो कर रहे होते हैं उसी के माध्यम से सूचित करते हैं। तो जब हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग उस सूचना को या इंडिकेशन को या सिक्स्थ सेंस को, जो भी हम कहें, या प्रकृति की सूचना कहें, जो भी कहें, वो जो हमें सूचना मिल रही है वो इंडिकेट कर रही है कि व्यक्ति को इस समय कोई एक ग्रह विशेष कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा है या किसी चीज से अलर्ट कर रहा है। मान लेते हैं कि 11-11 बार बार दिख रहा है, तो 11-11 यानी 4 बार 1 दिख रहा है, तो उसके 2 कॉम्बिनेशन बने, एक एक अंक का कॉम्बिनेशन बना और एक 11-11 का कॉम्बिनेशन बना, नहीं 2-2 का भी कॉम्बिनेशन बना। तो इन दोनों ग्रहों का उसके जीवन पर इस समय अधिक प्रभाव होने वाला है। तो इसलिए उस व्यक्ति को उधर से लाभ या उधर से सावधानी। यदि एक सूर्य का हो गया, हाँ, और 2 चंद्रमा का है, 3 गुरु का है, 4 आपका राहु का है, 5 बुध का है, 6 शुक्र का है, 7 केतु का है और 8 शनि का है, 9 मंगल का है। ये एक सामान्य है, इसके अंदर फिर सब अंक आएंगे। जैसे ज्योतिष में होता है कि एक राशि का स्वामी है, फिर उसके बाद भी किसी का रिलेशन होगा। लेयर्स हैं बहुत। हाँ, बहुत सारे लेयर्स हैं। क्योंकि हम जब प्रिडिक्शन में जाते हैं तो कोई भी एक ही नियम सार्वभौमिक नहीं होता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ और भी चीजें होती है जो उसको इन्फ्लुएंस करती हैं या अपना प्रभाव छोड़ती है। आप अभी जो सवाल मैं करना चाह, जिस बारे में बात करना चाह, आप पढ़ा तो रहे हैं बच्चों को, लेकिन उसके साथ में आप 3 उपक्रम और कर रहे हैं। एक तो ज्योतिष विश्वकोश, जिसमें ज्योतिष की बातें हो रही, एक ऐप जिसके माध्यम से लोग संस्कृत सीखना सीख रहे हैं, और तीसरा पांचांग के ऊपर ऐप। जी जी। अगर हमारे दर्शक इन तीनों में से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं, और इनके पीछे की प्रेरणा क्या है, यही काम क्यों चुना? जैसा कि बताया कि इन सब विषय को प्रेरित करने वाले स्वयं पिताजी रहे, पर आज के समय में 2011-12 में मैं उस समय संस्कार वैल्यू को छोड़ करके डीपीएस में आया था। मैं संस्कार वैल्यू में पढ़ा रहा था, डीपीएस में आया। तो छात्रों को क्या होता है, प्राइवेट विद्यालयों में संस्कृत को जगह तो मिलती है पर उतनी नहीं मिलती है। जब उतनी जगह नहीं मिलती और छात्र जिज्ञासु भी होता है, उसको और सीखना है, सिलेबस सुनिश्चित होता है, बच्चे के पास बहुत सारा पाठ्यक्रम होता है, उसे सब पढ़ना है, और उसके बीच में उसकी जिज्ञासा होती है। तो मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा प्रोग्राम तैयार किया जाए कि बच्चा अधिक से अधिक चीजों को प्रैक्टिस कर सके, अधिक से अधिक चीजों को सीख सके, स्वयं से सीख सके, और सब्जेक्ट को यानी संस्कृत भाषा को आधुनिक टेक्नोलॉजी से, आधुनिक मॉड्यूल से जोड़ा जा सके। तो उनके लिए एक वर्कशीट तैयार करना हमने प्रारंभ किया। क्योंकि बच्चे को वर्कशीट दे दी जाए तो अपने से अभ्यास कर लेता है और समझ लेता है। तो किसी भी विषय को छोटे छोटे प्रश्न में बांट करके यदि अभ्यास कराया जाए तो विषय भी क्लियर हो जाता है और बहुत देर तक याद भी रहता है और उसकी जिज्ञासा भी बनी रहती है। तो इस उद्देश्य से मैंने संस्कृत को प्रारंभ किया था।
धीरे धीरे गीता की भी आवश्यकता आई। लोगों ने प्रश्न किया गीता के लिए भी कि गीता को भी इसलिए चालू करें, तो गीता पर मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। आज पहली बार मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। वो प्रोजेक्ट ये है कि जैसे हम कहते हैं गीता सभी के लिए है, तो मेरा मानना है गीता सभी के लिए है, पर पूरी गीता सबके लिए नहीं है। जैसे एक घर का जो पिता है, घर में उसका पिता है, तो सबके लिए पिता नहीं है ना। किसी के लिए पति है, किसी के लिए भाई है, किसी के लिए बेटा भी है। तो उसी प्रकार जो गीता है वो है तो सबके लिए, पर पूरी गीता सबके लिए नहीं। यानी यदि छात्र सोचे कि मेरे लिए गीता में क्या लिखा है, एक स्टूडेंट जाए, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, आईपीएस की तैयारी कर रहा हूँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मेरे लिए गीता में कहाँ लिखा है? तो उसके लिए भी गीता में है। कोई बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए गीता में क्या लिखा है? उसके लिए भी है। किसी को परिवार में लड़ाई चल रही है, उसके लिए गीता में क्या लिखा है? उसके लिए भी है। कोई समाज शत्रु बन गया है, कोई देश शत्रु बन गया है, या मुझे शासन करना है, मुझे नेता बनना है, उसके लिए गीता में क्या लिखा है? उसके लिए भी है। ये गीता में कहाँ है, कैसे है? तो यानी हर व्यक्ति के लिए उन्हीं 700 श्लोकों में से, उसी श्रीमद् भगवद गीता से हम उन अंशों को देना चाहते हैं। उस प्रोजेक्ट पर मेरा काम चल रहा है। कैटेगराइजेशन कर रहा हूं कि छात्र को गीता जाननी है, तो गीता ने छात्र के लिए क्या कहा है वो जान ले, अपने मतलब की चीज जान ले और उसका अनुसरण करना चालू कर दे। तो इसी जिज्ञासा से, ये मेरी स्वयं की जिज्ञासा थी कि जब मैं गीता पूरा पढ़ता तो हर श्लोक मुझे अलग अलग व्यक्तियों के लिए लगता, अच्छा अब इनके लिए कह रहे हैं, अब इनके लिए कह रहे हैं। तो ऐसा लगा कि नहीं, ये सबके लिए है। जब सबके लिए है तो स्वाभाविक है कि इसको अलग अलग बांट देना चाहिए, तो व्यक्ति समझने लगे। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हनुमान चालीसा हम समझते हैं कि बस पूरा पढ़ लेना है। हर एक चौपाई, हर एक शब्द कुछ विशेष सूचना दे रहा है, जो किसी विशेष के लिए अच्छा होगा। तो ठीक उसी प्रकार गीता भी है, कुछ ही विशेष, कुछ इस व्यक्ति के लिए अच्छा हो सकता है, कुछ इस व्यक्ति के लिए अच्छा हो सकता है। इस उद्देश्य से मैंने गीता चालू किया। फिर एक भागवत पर भी है कि भागवत जैसा महापुराण या जो पुराण होते हैं, बच्चे क्यों पढ़ें? आज की डेट में वो जब मूवीज के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से देखते हैं तो उनका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है। तो बच्चे को बड़ी बड़ी बातें, भारी भरकम शब्द संस्कृत के कैसे समझ में आए? तो एक बच्चों के लिए प्रोजेक्ट चालू किया था कि जो छोटे बच्चे हैं या अभी पढ़ना चालू किए हैं, जिनको पढ़ना आ गया, उनका इंटरेस्ट है, उनको सिखाना है, तो वो भागवत पढ़ें, उनके लायक, उनके स्तर की व्याख्या की जाए उतने सरल शब्दों में। दूसरा, उनके ही प्रश्न और उन्हीं के उत्तर। हमने पढ़ा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्या है, ये क्यों कहना चाहते हैं? तो जैसे अभी एक मनुस्मृति पर बहुत विवाद हो रहा है और बहुत दिनों से प्रेरणा मिली है कि मुझे उस पर काम करना चाहिए। तो जिन जिन पॉइंट्स पर विवाद हुआ सोशल मीडिया में मैंने देखा, मैंने तुरंत उनको जाकर के देखा कि वस्तुतः यहाँ कहा क्या है। जैसे एक लेटेस्ट अभी आया कि एक किसी लेडी को, एक कोई सज्जन कह रहे थे कि तुमको जो आजादी मिली है ये 9वें अध्याय संविधान के कारण मिली है, और मनुस्मृति फॉलो करते तो 9वें अध्याय का 3रा श्लोक तुमको मना कर देता। तो मेरी इच्छा हुई कि 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में ऐसा क्या लिखा है जो इनको मना कर देता। जब उसको पढ़ा तो वहां कुछ मुझे ऐसा नहीं लगा, बड़ी गंभीर और बड़ी अच्छी बात लिखी थी। तो फिर ढूंढना चालू किया, यदि व्यक्ति मना कर रहा, कुछ तो इसका एंगल होगा, कुछ तो ढूंढ लिया होगा। तो वहां एक शब्द लिखा था, न स्त्री स्वातंत्र में रहती, यानी श्लोक के 4 चरण हैं, ठीक है। जैसे आजकल होता है सोशल मीडिया में कि यदि किसी व्यक्ति, नौजवान ने कहा कि जो मेरे देश को बर्बाद करने आएगा उसे मैं मार दूंगा, तो यदि किसी व्यक्ति ने जो मेरे देश को बर्बाद करने आएगा को काट करके मैं उसे मार दूंगा भर को पकड़ करके चले, तो कहेंगे तो हिंसक आदमी है, ये तो मारने की बात करता है। वही हाल हुआ कि 3 बातों को छोड़ करके न स्वातंत्र में रहती, वो स्वतंत्रता नहीं ले सकती है, इसको लेकर के विवाद हो गया। मतलब पढ़ा लिखा समाज बिना पढ़े, बिना उसमें तर्क वितर्क किए, मेरा पिछले 3 चरण क्या थे उसके श्लोक के आपको? वहां पर पिता रक्षति कौमारे, यानी उसका सकारात्मक एंगल नहीं देखा। जो आजकल हो रहा है, आए दिन स्त्रियों के साथ गलत हो रहा है। यानी स्त्री को हमारे यहाँ बहुत बड़ी संपत्ति माना गया है, यानी स्त्री सुरक्षित है, उसका मान सम्मान सुरक्षित है, उसकी खुशियां सुरक्षित है, तो समझ लो हम सुरक्षित हैं। ये दृष्टिकोण है पूरी मनुस्मृति का। और इन सब घटनाओं के कारण मैं प्रेरित हो रहा हूं कि मुझे बहुत शीघ्र मनुस्मृति पर काम चालू करना है और एक एक श्लोक पर प्रश्न करना है, यहां गलत क्या है। किसी देश काल परिस्थिति में हो सकता है वो दृष्टिकोण अच्छा हो, आज हो सकता है वो दृष्टिकोण बहुत अच्छा ना हो, पर उसके कारण पूरे चिंतन को नष्ट कर दे,
इस तरह तो कोई चीज कहीं भी गलत मिल सकती है हमें, ये हमें अच्छी नहीं लग सकती है। हमें अच्छी नहीं लग सकती तो पूरी एक विचारधारा कैसे नष्ट हो सकती है, फिर हमारा अस्तित्व क्या बचेगा। सुहा कहा पिता पिता रक्षति कौमारे, पिता जब लड़की क्या नाम से घर में है, पिता के घर में है लड़की, तो उसकी कौन रक्षा करेगा, पिता रक्षा करेगा, यानी संपत्ति किसकी है, पिता की जिम्मेदारी है। क्या गलत कहा, या हमारा समाज ऐसा नहीं करता, कौन लड़कियों के प्रति या बहन बेटियों के प्रति संजीदा नहीं होता है, वो कहाँ है, कोई समस्या तो नहीं है, आना ले आना। बड़े बड़े अधिकारी भी अपनी बच्चियों को स्वयं लाते हैं, स्वयं ले जाते हैं, स्वयं छोड़ते हैं, ड्राइवर तक पर भी विश्वास नहीं करते, क्यों, हम भी आज भी तो वही कह रहे हैं, कर रहे हैं, वही तो शास्त्र कह रहा है कि जब तक उसका विवाह नहीं हुआ है तब तक पिता उसकी रक्षा करे। और भर्ता रक्षत यौवने, विवाह हो गया अब उसका पति उसकी रक्षा करे, उसकी जिम्मेदारी है उसकी रक्षा करे, तो रक्षा करना गलत हो गया। इसका अर्थ ये तो नहीं है कि क्या नाम से उसको हम बंदिश में रखे हैं, उसकी रक्षा करनी है, यानी वो संपत्ति है हमारी, वो खुश है, वो सुरक्षित है, उसको किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं है। उसी मनुस्मृति का वचन है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। उसी को देख करके क्या नाम से हम बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं विश्व में जा करके कि हमारा दृष्टिकोण है। और कोई बताए ना, यदि कोई भी किसी भी ग्रंथ में किसी भी संस्कृति में ऐसा कोई उत्कृष्ट चिंतन स्त्रियों के प्रति कहीं मिल जाए, संभव ही नहीं है। जब हमने सोचा तो हम ही करेंगे ना, हम ही लिखेंगे ना। तो वहां कहा गया कि भाई जहां नारियों की पूजा होती, पूजा मतलब अगरबत्ती लगाई जाती है, नारियल तोड़ा जाता है, पूजा का अर्थ ये नहीं होता है। पूज्यते अनेनेति पूजा, पूजा का अर्थ है जिससे वह संतुष्ट हो, वह पूजा है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम जनता की पूजा करते हैं, इसका मतलब घंटी नहीं बजा रहे हैं, जनता की संतुष्टि, प्रजा की संतुष्टि ही पूजा है। तो पूजा की जो व्याख्या है, पूज्यते अनेनेति पूजा, यानी नारी जिससे संतुष्ट हो, वो खुश हो, उसका सम्मान सुरक्षित रहे, उसके अधिकार सुरक्षित रहे, उसको दुखी ना होना पड़े, रोना ना पड़े, उसके अधिकारों का हनन ना हो, तो वह देवता भी प्रसन्न होंगे। फिर देवता कौन है, ऊपर वाले देवता नहीं, सूर्य चंद्र मंगल प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं प्रसन्न होंगे। जो हमारे अंदर सकारात्मक विचार हैं, दिव्य क्रीड़ा जिज्ञासा व्यवहार दित स्थिति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, ये देवता शब्द के इतने सारे अर्थ हैं। ये जो हम इतनी सारी क्रियाएं करते हैं, जो हम कहते हैं ना हमारे अंदर देवता है, जो हम खेलते हैं प्रसन्नता के लिए खेलते हैं ना, जो आनंद के लिए हम दौड़ रहे हैं, पैसा किस लिए कमाना है, खुशी के लिए, पढ़ना किस लिए, खुशी के लिए, परिवार के साथ खुशी के लिए, ये आनंद क्या है, यही देवता है। तो जब हमारी स्त्री प्रसन्न होगी तो आनंद प्राप्त होगा, यानी हम प्रसन्न होंगे, हमें भी प्रसन्नता मिलेगी। वो नाराज रहेगी तो स्वाभाविक है। आज क्या हो रहा है, वही हो रहा है, जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं, जहां स्त्रियां परेशान है, या जहां स्त्रियां उस चीज को नहीं समझ रही, दोनों पक्ष हम देखें, वहां परिवार विघटन की तरफ जा रहा है या समस्या है। तो इस बात को लेकर के वहां यह कहा गया, लास्ट में कहा गया, यानी स्त्री को छोड़ना नहीं है किसी के भरोसे। भाव यह है, न स्वातंत्र में रहती का मतलब है कि स्त्री को किसी के भरोसे नहीं छोड़ देना है, यानी कोई ना कोई जिम्मेदारी किसी न किसी के पास होनी चाहिए। इसका सकारात्मक अर्थ ना लगा करके भाई जो कह रहा है कि हम इसको नहीं मानते, तो क्या अपनी बहन को, पत्नी को, बेटी को, माता को कहीं भी छोड़ रहे हैं, गाड़ी में छोड़ने नहीं जा रहे हैं, पता नहीं कर रहे हैं पहुंची कि नहीं पहुंची, कोई समस्या तो नहीं है। ये तो यही भर नहीं, पूरे विश्व में यही हो रहा है। हम चिंता लगातार चिंता सब लोग करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं, अपनी व्यवस्था के आधार पर करते हैं। तो चिंतन करना है, सुरक्षा रखनी है, उसको कोई परेशानी ना होने पाए, वो जिम्मेदारी दी गई है, तो उसका सकारात्मक भाव नहीं लिया। यदि इसका सकारात्मक पक्ष देखें तो यह है कि स्त्री के प्रति कितने सुरक्षा गार्ड रखे गए। नहीं भैया, तुमको कष्ट हो जाए, पिता को कष्ट हो चलेगा, बिटिया को नहीं होना चाहिए, पति को कष्ट हो जाए, पत्नी को नहीं होना चाहिए, ये नहीं देखा। आज भी तो वही हो रहा है कि क्या नाम से स्त्रियों को आरक्षण दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि स्त्रियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले, कार्य क्षेत्र में स्त्रियों को कम मतलब सहूलियत दी जाती है। क्यों दी जाती है, उनको असुविधा ना हो। तो फिर कह दे नहीं स्त्रियां स्वतंत्र नहीं है, ये अर्थ तो नहीं है। पर अब उसका गलत अर्थ किसी ने लगा लिया। घर में जो चाकू सब्जी काटने के लिए रखा है, अब उसको किसी ने अर्थ लगा लिया कि तो मर्डर करने के लिए रखा है, वो रखा तो सब्जी काटने के लिए था। तो इसमें चाकू की गलती थोड़ी हुई, ये तो समझने वाले की गलती है। तो ठीक उसी प्रकार है। तो कहने का भाव है, आपसे चर्चा उठी इसलिए मैंने विचार रखा कि मैं अच्छा विषय मनुस्मृति पर भी कार्य करना चाहता हूं कि लोग वास्तविकता को जाने। और मेरा यह मानना है इन सब उपक्रमों के पीछे, जैसे ज्योतिष का काम कर रहा हूं, जैसे आपने कहा 11 मिनट या 1 दिन का कोर्स होता है, लोग ग्रंथों का गलत ट्रांसलेशन करके लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, गलत अर्थ लगाते हैं। तो शास्त्रीय पद्धति क्या है, शास्त्र क्या कहना चाहते हैं, मैं अपनी बुद्धि से और ऋषियों से जो प्राप्त हुआ उसको बताना चाहता हूं। यदि 1000 में किसी एक को भी बात अच्छी लग गई, उसका कल्याण हो गया, तो मेरा पढ़ना पढ़ाना
उद्देश्य सफल हो जाएगा। न हम सबको पहले हमारे न पूर्वज समझा सकते थे, न मैं समझा सकता हूँ, न मेरा समझाने का ऐसा कोई प्रयास है। अच्छा, आपने इतने सारे बच्चे देखे होंगे जो ज्योतिष पढ़ने के या संस्कृत पढ़ने के लिए आते हैं। जब वो पहले दिन आते हैं और जब वो पास आउट होके जाते हैं, इस दौरान उनमें कितना परिवर्तन हो? बहुत परिवर्तन होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, अभी हमारे यहाँ इवेल्युएशन चल रहा है, तो बहुत सारे टीचर्स की ड्यूटी लग गई इवेल्युएशन में। कुछ टीचर बचे, पर क्लासेस तो हमारे यहाँ बंद नहीं होती है। ये हुआ कि जो टीचर्स खाली हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट की कक्षा लेंगे। तो कुछ हमारे डायरेक्टर सर हैं, उन्होंने कुछ नया सोचा कि जब तक इवेल्युएशन हो रहा है 10-15 दिन, तो हर बच्चा साल भर में सोचता है कि काश ये सब, चूंकि अब सब्जेक्ट जो चूज कर लिया साल भर उसको वही पढ़ना है, पर स्वाभाविक है जो नहीं पढ़ रहा होता उसका उधर जिज्ञासा ज्यादा होती है, इंटरेस्ट अधिक होता है। और ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है सबका इंटरेस्ट होता है। तो उन्होंने शास्त्री यानी बीए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आचार्य फर्स्ट और सेकंड सबसे एक सर्वे करा करके 5 को ज्वाइन कर दिया। अपना लेटेस्ट अनुभव है जो 1 तारीख से मैंने किया। तो ये हुआ कि इनको ज्योतिष सिखाइए, तो मुझे दायित्व मिला, मैं गया सिखाने के लिए। तो कल अभी लास्ट डे था। पहले दिन जो केवल ये आए थे कि हम सीखेंगे, हमने केवल अपना पंचांग उनको दिखाना चालू किया। तो उनका पहला प्रश्न था कि हम क्या सीख लेंगे 10 दिनों में, क्या जान लेंगे, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है, सीखना चालू करते हैं और दिन प्रतिदिन आकलन करते हैं कि कल हम जितना जानते थे आज हम कितना जानते हैं, उसका हम आकलन करेंगे। प्रतिदिन उनकी जिज्ञासा और शास्त्र के प्रति चिंतन बदलना चालू हो गया। जैसे क्या होता है, जैसे अभी मैंने छोटा सा उदाहरण दिया कि हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि कुंडली देखकर ही बताना ये ज्योतिष है, तो वो भी यही समझते थे। धीरे धीरे जब वो क्या नाम से पढ़ना चालू किए तो उनका दृष्टिकोण बदलता, ये तो एक विज्ञान है, ये चिंतन है और ये एक कैलकुलेशन पर काम करता है, अपने आप नहीं है। यानी केवल जो हम समझते हैं ये ग्रह खराब हो गया, ये एक सामान्य सी बात है। इसके पीछे बहुत स्टेप्स हैं या गहरा चिंतन है, गहरा कैलकुलेशन है, बहुत गंभीरता है। तो जब वो छात्र पढ़ करके निकलता है तो एक सबसे पहला उसका एक आत्मविश्वास होता है। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज उसमें सुधरती है वो ये होती है, जब ज्योतिष जो सीखने आता है उसको सामान्य रूप से क्या लगता है, मैं ज्योतिष सीख लूंगा तो मुझे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब मैं अपने ग्रह खुद समझ लूंगा। सीखने के बाद ये समझता है कि नहीं, इसमें बहुत कुछ सीखना है, एक्सपर्ट ही रहेगा। जब मैंने कहा मैं विद्यार्थी हूं, इसका मतलब है कि मैं अब असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया या मैंने ऐप बना लिया या 20-25 किताबें लिख ली तो अब मैं ज्योतिषी हो गया, ऐसा नहीं है। मुझे भी मेरे गुरु की जरूरत है, हमेशा है। तो जब हम ज्योतिष पढ़ करके जब वो निकलता है, सीख लिया, यहाँ तक कि मार्केट में अच्छे ज्योतिषी भी बन जाते हैं, बहुत अच्छे ज्योतिषी, उसके बावजूद भी उनके अंदर ये भाव रहता नहीं अभी भी सीखना है। तो सबसे सकारात्मक परिवर्तन ये होता है, सब सीखने के बाद उनको लगता है नहीं अभी गुरु जी की जरूरत है, सीखना बाकी है। और भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल जो चिंतन है वो यही है कि हम गुरु के ऋण से कभी मुक्त नहीं होते, या गुरु को सोचते हैं कि जब जब जाएंगे कुछ न कुछ मिलेगा, इनसे ज्ञान प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी कीमती समय में से इतने समय आपने मायने निकाला और जल्दी हम आपको दोबारा परेशान। बहुत आप सभी का और सभी सहयोगियों का इस उपक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे स्वयं आपसे चर्चा करते करते बहुत सारे नए चिंतन मिले, तो उस ईश्वर के लिए, इस भारत भूमि के लिए और इस सकारात्मक चिंतन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह के वीडियोस के लिए, इस तरह की चर्चाओं के लिए आप आयुष से जुड़े रहिए। हम YouTube के साथ Facebook, Instagram और Twitter पर भी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।